Hello everyone, this is Imran. Welcome to my channel Usmani Classes. आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अब जो ना एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, सारे आयोग अपने अपने काम करने लगे हैं। ठीक है, तो कोचिंग भी ऑफलाइन स्टार्ट हो गई है। ठाकर द्वारे की अगर हम बात करें, अपने कोचिंग की अगर हम बात करें तो हमारी भी कोचिंग स्टार्ट हो गई है। रतुपुरा मोड़ पे ठाकर द्वारे में यूनिक कोचिंग एकेडमी के नाम से हमारी कोचिंग है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सुबह के 7:30 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। मैथ्स की यूपीएसआई के लिए जो बैच हम देख रहे हैं वो सब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसमें रीजनिंग भी होगी, यूपीएसआई की रीजनिंग और यूपीएसआई के लिए मैथ्स। जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनमें जो भी मैथ्स का यूज़ होगा वो हम सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट करेंगे। दूसरी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एसएससी स्टेनो वालों के लिए जो 2020 देने वाले हैं इस बार, उनके लिए एक प्रैक्टिस बैच जो कि हम 11 बजे से स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि किस तरह से मैंने एग्ज़ाम दिया था 2019 वाला और कैसे मैंने उसमें स्कोर किया था 160+ बिना किसी तैयारी के। मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, कैसे मैंने पढ़ा था और एग्ज़ाम को अटेंड कैसे किया था, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। पहली बार मैंने एसएससी स्टेनो दिया था, ठीक है, वो सिर्फ इसी वजह से दिया है कि ताकि मैं बता सकूँ तुम लोगों को किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, दैट इज़ वो मेरा एग्ज़ाम है नहीं। अब एक बात मैं और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ भैया, हमें सारी चीज़ों को पढ़ना कैसे होता है, सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करना होता है। देखो, चाहे स्टेनो हो तुम दो या कोई सा भी एग्ज़ाम दो, यूपीएसआई का दो, फाइनल मेरिट पे डिपेंड करता है सिलेक्शन डिपेंड करता है फाइनल मेरिट पे। तुम एक सब्जेक्ट पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। स्टेनो की अगर हम बात करें, मैं स्पेशली स्टेनो की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में सीजीएल वाले सभी बच्चे जो सीजीएल दे रहे हैं इस टाइम वो आगे जाके स्टेनो देने वाले हैं बिल्कुल, क्योंकि इस बार एसएससी सीजीएल की जो अभी कल रिजल्ट आया, कल परसों में जो हाल ही में रिजल्ट आया, उसकी मेरिट बहुत ही हाई गई है। 593 ओबीसी की, जनरल की 624 और उसके ऊपर फाइनल मेरिट तो अभी आनी और बाकी है, इसी के ऊपर ही जाएगी। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा मेरिट जा रही है तो फिर उनके लिए भी कुछ ना कुछ जॉब का प्रावधान होगा, तो फिर वो नीचे की तरफ तैयारी करना शुरू करेंगे। एसएससी स्टेनो जरूर देंगे, तो मैं उनके लिए खासकर ये बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके पास मौका है इसी बारी 2020 निकालने का, अच्छे से तैयारी करना, अपनी तैयारी को स्पेशल बनाना। ठीक है, एक तो भक्त मत बनना बिल्कुल भी कि मैं तो वहाँ पढ़ता था बस वहीं पढ़ूंगा, चाहे मेरा नंबर ना आए कोई बात नहीं। भाई अगर तुम्हें सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो देखो, चेंजेस बड़े ज़रूरी होते हैं। चेंजेस इज़ द रूल ऑफ नेचर। ठीक है, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंजेस होना ज़रूरी है। जो शुरू हुआ है वो ख़त्म भी ज़रूर होगा। ठीक है, तो चेंजेस करना ज़रूरी। अगर वो कारगर नहीं हो रही है वो सारी चीज़ें, ठीक है, नहीं काम कर पा रही हैं वो सही तरीके से, तो चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वही सब चीज़ें जब तुम पढ़ रहे हो 2-3 साल से नहीं काम कर रही हैं तो फिर क्या ज़रूरत तो है ना चेंज करने की, नहीं तो फिर अगले 2-3 साल तक वेट करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ इन सब चीज़ों के लिए। कुछ भी और आगे इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हें चाहिए, कोई भी क्वेरी अगर चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। कॉल नहीं लगेगी क्योंकि इनकमिंग कॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो व्हाट्सअप कर सकते हो, वैसे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, रिप्लाई आपका कर दिया जाएगा। बाकी अब हम बात करने वाले हैं जीएस के ऊपर। देखो, इंपॉर्टेंट सेक्शन एसएससी स्टेनो के लिए, वो ये इंग्लिश तुमने इतनी रट दी, इतनी पढ़ दी ना, फिर भी तुम उसमें 70, 75, 80 के लगभग नंबर ले आते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार के एग्ज़ाम में ना रीजनिंग आ गई, रीजनिंग ये इसने हालत ख़राब कर दी। पता क्यों? क्योंकि बड़े बड़े सवाल आए, उनको देखने की कभी आदत थी नहीं। हमारे अंदर एक बात ये है कि यार हम ना एक सब्जेक्ट पे इतना तुल जाते हैं ना, बस उसके लिए ही हम पागल हो जाते हैं। भैया रीजनिंग भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है और जीएस भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये जीएस का सेक्शन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी के। और रीजनिंग और इंग्लिश आपके सिलेक्शन करा सकती है केवल इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश में 100 में 100 लिया और रीजनिंग में 50 में 50 लिया, 150 नंबर और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कहीं ना कहीं ज़रूर कट जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं कह रहा लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है, जीएस की अगर हम बात करें तो फिर ये भी अपना रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। सिलेक्शन को बेहतर बनाता है जीएस, सिलेक्शन को बेहतर बनाता है। ठीक है, बेहतर का मतलब ये है कि आपको अगर सिलेक्शन हो भी गया इन दोनों के बलबूते, ठीक है, पोस्टिंग मिल गई आपको चेन्नई,
ठीक है। तो सिलेक्शन बेहतर का मतलब ये है कि अगर थोड़े नंबर और ज़्यादा होते, जीएस में अच्छे से ले आते, तो फिर आसपास पोस्टिंग हो जाती अपने घर के आसपास। नहीं तो फिर चेन्नई पड़े रहोगे, उधर की तरफ साउथ में बेंगलोर, इतनी इतनी दूर है। तुम्हारे जितने भी जानने वाले उनसे पूछना भाई कैसे कट रही है, वो ये तो कहेंगे कि यार अब देखो जॉब है तो अच्छी तो है ही है ना, लेकिन कट कैसी रही है ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। फिर सब यही कहते हैं कि भाई जॉब लग जाए, बस क्या कैसी भी लग जाए, कहीं भी, वहाँ भी अंडमान निकोबार में भी रहने लगूंगा जाके, है ना। लेकिन जब लगेगी उसके बाद जाके रहोगे ना वहाँ, तब पता लगेगा। तो इसलिए क्या सोचोगे थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो पास ही हो जाता, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत और करनी है सिलेक्शन के लिए। तो इन दोनों के साथ साथ तुम्हें जीएस को भी बड़े अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गई इतनी बार। अब मैं बताता हूँ तुम भैया जीएस को पढ़ना कैसे। देखो जीएस को अगर तुम देखो, एनालाइज करो जीएस को पेपर से, अभी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखो, हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर आए हैं जो एक ही टॉपिक से आए। जैसे कि तुम देखो, अगर हम बात करें जीएस की, तो नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। जब हमें पता है नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमारा क्या है आगे के एग्जाम के लिए भैया नोबेल पुरस्कार तैयार कर देने हैं, बिल्कुल। यानी कि पुरस्कार जब नोबेल से आ गया तो हो सकता है कि किसी और पुरस्कार से भी आ जाए, तो हमने सारे पुरस्कार ढूंढ ढूंढ के तैयार कर लेने एक पेपर पर, लिस्ट बना के। वो मैं सब कर दूंगा, ठीक है। आपको बस पढ़ना है, उनको याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना, बाकी तुम्हें वो भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें आदत ही वही है सब पेपर दे के रटवाने की, ठीक है। वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन आप अपने आप से करोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। ज़्यादा दिनों तक याद भी रहेगा। तो जैसे नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें, नोबेल पुरस्कार अगर आ गए एग्जाम में, तो हमें पता है एक क्वेश्चन में नोबेल पुरस्कार पूछ लिया गया एक पेपर में, तो हो सकता है कि भैया आगे की तरफ कुछ और पुरस्कार पूछ ले। ये वाला पुरस्कार किसको मिला, साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला, मैन बुकर प्राइज़ किसको मिला है, बहुत सारे संगीत अकेडमी पुरस्कार, बहुत सारे अकेडमी पुरस्कार हैं, बहुत सारे। तो हमने क्या करना है ना, हमने क्या करना, कलेक्ट कर लेना है, कलेक्ट कर लेना एक पेपर पे सारे पुरस्कार को। ख़त्म हो गई बात, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पुरस्कार, ये तो पुरस्कार की बात होगी, ठीक है। इसके अलावा वो और क्या पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। पुरस्कार हो गए, और क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंडेक्स पूछ लिया जाता है, भारत की रैंकिंग कौन सी है, इनमें कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। और पूछ लिया जाता है कि स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में पूछ लिया जाता है कि ये वाला खेल कहाँ हुए थे, ये कहाँ हुए थे, शुभंकर पूछ लिए जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होंगे आगे के, ये सारे क्वेश्चन जब पूछ लिए जाते हैं, तो जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भैया हम इनको एक बार जब पता है पूछ लिए जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको एक बार पढ़ के जरूर जाएंगे, ठीक है। वो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ना आए तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाना है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे इसके पोर्शन। अब उसके बाद आते हैं फैक्ट। फैक्ट में जैसे कि नदियों के बारे में पूछ लेता है, हिमालयों के बारे में पूछ लेता, पहाड़ियों के बारे में पूछ लेता, दर्रों के बारे में पूछ लेता, पासेस, कौन सा पासेस किस किस को कनेक्ट करता है ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सी किसकी सहायक नदी है, एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया है कि इसका झेलम का वैदिक नाम क्या है, झेलम नदी का। तो सुना होगा, अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो विदेशता है उसका, तुमने देखा होगा। पोरस का युद्ध हुआ था सिकंदर के साथ अलेक्जेंडर के, वो वहीं हुआ था, है ना। तो वहाँ से ये बात चीज़ें याद आ जाती हैं। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सीजीएल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो करा तो एसएससी रही है ना, सीजीएल भी और स्टेनो भी, सीएचएसएल भी और सीपीओ भी, जब सब वही करा रही है, ठीक है, टीसीएस करा रही है इस एग्ज़ाम को, तो वो हो सकता है कि अगली बार स्टेनो में पूछ ले। तो हमारा काम यही होगा, सारी नदियों के वैदिक नाम याद कर लो, 4 5 10 बार है, जितने भी हैं एक बार याद कर लेंगे, ठीक है। पुरुषनी, जैसे पुरुषनी, रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषनी, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है भैया, ये फैक्ट है, ये ना आज बदले हैं ना कभी बदलेंगे आगे। आज भी यही नाम है तो आगे भी वही नाम होंगे, चाहे आप समूह का एग्जाम दो, चाहे कोई सा भी एग्जाम दो। जीएस तो हर किसी में आपकी इसी तरह की आने वाली है, प्लस रीजनिंग दोनों। देखो भैया जीएस और रीजनिंग ये तो हमेशा आनी है, हर एक एग्जाम में, हर एग्जाम में रीजनिंग जीएस आनी है। फिर तुम्हें अब रीजनिंग पढ़ने के लिए भैया मैथ पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस बार का मैथ्स, रीजनिंग में मैथ्स आ गया, ठीक है। अनुपात के क्वेश्चन आ गए, परसेंटेज के क्वेश्चन आ गए, बताओ क्या कहोगे। मैथ दे दिया उसने रीजनिंग में, कहाँ लड़ने जाओगे बताओ, किससे, एसएससी से लड़ने तो नहीं जाओगे, है ना। फिर क्या करोगे, छोड़ के आओगे क्वेश्चन, तभी तो फिर मार्क्स नहीं आ पाएंगे। दिक्कत यही तो आई है, बड़े बड़े क्वेश्चन इतने दे दिए। एक बात और मैं बताऊँगा,
क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। जब तुम एग्ज़ाम दो अपना, तो एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ हमने करनी है। भैया एग्ज़ाम देना ऐसी कोई आसान बात नहीं है। पढ़ाना बहुत आसान बात है, पढ़ाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन एग्ज़ाम में बैठ के उसको देना, नंबर लाना 160+ SSC स्टेनो में, तो बहुत आसान बात नहीं है ये, बिना किसी तैयारी करे। मैं बताऊंगा बिल्कुल आपसे किस तरह से करनी है, ठीक है। एसएससी स्टेनो वालों के लिए मैं खासकर बात कर रहा हूँ। 11 बजे से हम बैच स्टार्ट करेंगे, वो प्रैक्टिस बैच होगा केवल और उसमें जो भी बेसिक यूज़ होंगे वो हम यूट्यूब पे पढ़ रखे हैं, बिल्कुल वहाँ पे उन सारी वीडियोज़ को देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर सही लगे, अच्छा लगे, अगर लगे कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है, अच्छी बात बता रहे हैं, तो फिर तुम ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना। अदरवाइज़ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं, आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा नंबर है भैया, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बाकी कॉल की सुविधा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, नोबेल पुरस्कार आ गए, ये तो हम जीएस के बारे में बात कर रहे हैं सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री भैया इतने मोटे मोटे ग्रंथ बना रखे हैं, है ना, ये लिख रखे भैया, ये तक पूछ रखा बाबर के पिता का नाम ये था, बाबर की माँ का नाम ये था। भैया बाबर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं एग्जाम में पूछने के लिए, उनके माता पिता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बहुत सारी, ये तक पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, कहानी सुनने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं भैया बच्चे। कहानी भैया वो काम की नहीं है, कहानी सुनकर तुम उसी में ही खोए रहते हो थोड़ी देर तक, और काम की जो चीज़ टीचर बताता है वो स्किप कर देते हो, फिर एग्ज़ाम में कैसे कर पाओगे। सबसे पहली बात, इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसमें रिवीजन करना बड़ा ज़रूरी है, और रिवीजन के लिए तुम्हारे नोट्स जितने छोटे होंगे, जितने सही होंगे, उतना ज़्यादा तुम रिवीजन कर पाओगे। अब देखो मैं तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, किस तरह से हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम अलग तरीके से, यूनिक तरीके से, देखना बिल्कुल, है ना। रिवीजन करने में भी कितनी आसानी होगी, एक एक क्वेश्चन हम वाला करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ होगा, ठीक है। अब इस बात को देख लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है भैया। मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री भारत की, मॉडर्न हिस्ट्री तो सभी की है, भारत की। देखो आधुनिक इतिहास जो है कब से शुरू माना जाता है, कब से स्टार्टिंग माना जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, न्यूटन वगैरह थे, ये सब, तब से हम आधुनिक भारत का नहीं, आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानते हैं। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हम तब से मानते हैं जब से अंग्रेज आए तो बहुत सारे लोग, ये देखो इधर लिख रखे हैं हमने, ये सब आए हैं भारत में, लेकिन इतना इफेक्ट किसी ने नहीं डाला जितना अंग्रेजों ने डाला है। सब कुछ खत्म कर गए। कभी भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज कोई चिड़िया नहीं है भारत, है ना, आज तो पता नहीं क्या ही है भारत, ठीक है। ये सब भारत में आए हैं, लेकिन इन्होंने इतना इफेक्ट नहीं डाला जितना अंग्रेजों ने। इन्होंने बहुत दिमाग से काम लिया, इन्होंने इनको भी पीटा साथ साथ में, और भारतीय राजाओं को भी खूब लड़ाई करी इन्होंने, ठीक है। तो अब देखते हैं इनके बारे में। भाई ये है इनका आगमन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है भारत में आगमन। तो ये पुर्तगाली सबसे पहला है, उसके बाद डच, फिर अंग्रेजों के बाद फिर ये डेनिश, फ्रांसीसी, और फिर ये स्वीडिश, ठीक है। ये लोग भारत में इस तरह से आए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ा है, वो अंग्रेजों का। अंग्रेजों के बारे में हम बात करते हैं। पहली बात तो यार ये लोग आए क्यों भारत में, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। पहली बात हम इसके ऊपर करते हैं कि ये लोग जो हैं ये भारत में आए क्यों थे, क्यों इनके दिमाग में ऐसा हुआ कि इतनी दूर जाके हम भारत में जाके बसें या व्यापार करें या लड़ाई करें, क्यों इनके दिमाग में आया, है ना। इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ से शुरू होती है सारी जड़ इनके भारत आने की, ठीक है। अब हम उसके ऊपर बात करते हैं, बड़े आराम से इन सारी चीज़ों को सीखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बहुत पसंद आने वाली हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आने वाली है। स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है भैया। जीएस के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया किस तरह से हमने जीएस को पढ़ना। पेपर को एनालाइज करो भैया, ये इंपॉर्टेंट बात है। पेपर को एनालाइज करो, उसमें देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार से तो सारे नोबेल पुरस्कार ही नहीं, सारे पुरस्कार ही पढ़ दो, बिल्कुल एक पेपर पे सारे पुरस्कार लिख दो, ठीक है। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मैं इस काम को जरूर करूंगा, आप बिल्कुल कंटिन्यू फॉलो करते रहना। मैं इस सारी चीज़ों को जरूर चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से देख लेना इनको, ठीक है। मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। ये है इनका आगमन, ठीक है। चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भारत में इनका आगमन है, ठीक है। पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज और डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये लोग भारत में इस तरह से आए। मैं इनको हटा देता हूँ। इनकी कंपनियों की स्थापना भी इस तरह से हुई है। 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, बन गई थी, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट भारत में पड़ा था, वो बनी थी 1600 में। डेनिश 1616 में इस
तरह से ऐसा नहीं पूछा जा रहा, कोई एग्जाम में नहीं पूछ रहा है कोई भी क्वेश्चन कि ये बनी कब थी, बस एक बार लिख दिया ये इनका आगमन था और इस तरह से ये बनी थी, इनका निर्माण हुआ था, इनका फॉर्मेशन हुआ था, इन कंपनी हुआ। क्लियर हो गई इतनी बात? बड़ी आसान सी चीज़ें हैं सारी की सारी। मैं इसको हटा देता हूँ। मैं जल्दी से वर्ल्ड का एक मैप बना देता हूँ आपको। वर्ल्ड का नक्शा बनाने की बड़ी ज़रूरत है, यहाँ पे बनाने की क्या ज़रूरत है वो मैं बता देता हूँ। ये मेडागास्कर है इधर की तरफ अगर हम बात करें तो, ठीक है। और इधर ये पारस की खाड़ी है, लाल सागर वगैरह ये सब चीज़ें। देखो ये वर्ल्ड का मैप है, इतना अच्छा तो नहीं बना, कोई बात नहीं। ये अलास्का वगैरह है, ठीक है, इधर का पोर्शन। ये हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे पास साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इधर की बात करें यूराल पर्वत से हटा हुआ है, ये यूरोप हो गया, ठीक है। और ये हो गया इधर की तरफ एशिया महाद्वीप। ये बनाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी क्या है ना, क्यों हम बात इसकी ज़रूरत पड़ रही है। इधर की तरफ न्यूजीलैंड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही लगा हुआ है इधर। और ये मेडागास्कर है, ठीक है। इसकी बात अगर हम, ये मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, जिनको वेस्ट इंडीज ये वगैरह बोला जाता है। छोटे छोटे द्वीप हैं बहुत सारे, काफ़ी सारे, ठीक है। चलो भैया देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी अगर हम बात करें, ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब, ठीक है। देखो जरा बात करते हैं, यहाँ पे है पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल, स्पेन, ठीक है। और इसके बाद इधर की तरफ ही फ्रांस, जर्मनी, ये यूरोप के शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये सब बताने की ज़रूरत क्या है, देखो ज़रा ध्यान से भाई। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, भारत सिंधु घाटी सभ्यता, उस टाइम भारत के लोगों का व्यापार होता था, इधर की तरफ होता था सारा। ये यहाँ पे भारत है, पाकिस्तान हो गया, इसके इधर की तरफ ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, सीरिया, ये सब इधर की तरफ है। और सीरिया के बाद फिर ये यूरोप शुरू हो जाते हैं। इधर की तरफ भारत के लोगों का व्यापार था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, लोगों का व्यापार था। भारत जो है खनिजों संसाधनों से बहुत ज़्यादा धनी था। यहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। मसाले जब बहुत ज़्यादा हुआ करते थे तो भारत के लोग ये व्यापार करते थे इनके साथ, ठीक है। यहाँ की चीज़ यहाँ, और ये लोग भी यहाँ आते थे, ये लोग भी यहाँ आते थे, व्यापार करते थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे, बढ़िया व्यापार होता था, खूब मुनाफा भी होता था, ठीक है। चीज़ें कम तो थी, ज़्यादा महंगी भी बिकती थी, अच्छी भी होती थी, तो खूब मुनाफा भी होता था, लोग बाग बहुत खुश थे। उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा भैया। उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल, और फिर उसके बाद और उत्थान शुरू हो गए, तो लोगों का व्यापार बढ़ते रहे। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, रोम हो गया, रोमन साम्राज्य, और मुस्लिमों का जब साम्राज्य आया
मुस्लिमों का जब शुरू हुआ शासन, तो उस टाइम जब ये लोग व्यापार करते थे यूरोप के साथ, और यूरोप वाले इनके साथ व्यापार करते थे भारत वालों के साथ, तो ये लोग जो मुस्लिमों वाले थे ये इनसे टैक्स लेना शुरू करने लगे, ठीक है, इनसे कर लेना शुरू करने लगे कि भैया हमारे रास्ते से होके जाओगे तो हमें टैक्स दोगे बिल्कुल, नहीं तो यहाँ से निकल के नहीं जाओगे, ठीक है। अब ये बड़े परेशान हो गए, भैया अब ये टैक्स दे में इनको तो इतना मुनाफा हो नहीं रहा, मेहनत भी इतनी कर रहे हैं, इतनी दूर दूर तक जा रहे हैं, फ़ायदा फिर भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने कहा भाई यूरोप वालों ने कि अब कोई दूसरा रास्ता खोजो, इनको तो हम टैक्स देने वाले हैं नहीं, मेहनत हम करें और इनको फालतू में दें, है ना। तो अब इन लोगों ने क्या किया ना भाई, सुनो जरा बड़े ध्यान से, इन्होंने कहा भाई कुछ दूसरे रास्तों को खोजो। तो इन्होंने कहा भाई ज़मीन वाले रास्ते पे तो सब इनका कब्जा ही है, बस अब एक रास्ता बचा हुआ है और वो ये है कि ये जो समुद्र है, ठीक है, ये पूरा का पूरा समुद्र है, अंटार्कटिक महासागर है, ये हिंद महासागर इधर की तरफ है, ये पूरा हिंद महासागर है, इधर अरब सागर, उधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर की तरफ ये प्रशांत महासागर, उधर भी प्रशांत महासागर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कहा है इन्होंने भैया समुद्र में करते हैं अब खोज रास्ते की, ठीक है। तो निकला एक कोलंबस नाम का सबसे पहले, ठीक है, कोलंबस नाम का जब ये निकला तो भैया ये जा रहा था भारत को खोजने नहीं भैया, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना, भारत की खोज नहीं की, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत तो बहुत पहले से ही था, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना यार। कभी कभी हम ये बात पढ़ते कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, भारत की खोज नहीं की, वो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत तो पहले से ही था, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले। वास्को डी गामा तो 1498 में भारत आया, उससे पहले भारत नहीं था क्या? भारत था उससे पहले भी। खोज नहीं की भारत की, भारत तो था ही पहले से। खोज मतलब वो होता है जो चीज़ खोई हुई है, किसी को भी नहीं पता और वो मिल गई, वो खोज होती है। तो भारत तो था पहले से, सबको पता भारत है, इसके लिए रास्ता खोजना था, रास्ते की खोज की थी, समुद्री रास्ते की खोज की थी। कोलंबस नाम का निकला भैया अपना जहाज लेके, ठीक है, सीधा ही हो लिया इधर की तरफ को, ठीक है। और जब वो सीधा ही हो लिया इधर की तरफ को तो उसे भारत तो मिला नहीं, कुछ ये मिले छोटे छोटे टापू, इनने इसका ही नाम रख दिया इंडीज, ठीक है, तभी तो यहाँ से नाम पड़ा वेस्ट इंडीज, ये सब चीज़ें। और उसके बाद फिर इनके और थोड़ा सा और आगे गया तो ये ज़मीन मिली, ये अमेरिका वाली, तो इसने ये अमेरिका, तो अब ये जब इसको भारत दिखाई नहीं दिया यहाँ पे तो उसने सोचा चलो थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाऊँ, तो फिर इधर साउथ अफ्रीका भी, अमेरिका भी चला गया। तो इन दोनों की खोज इसने कर दी भैया, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, कोलंबस के नाम पर लिखी गई, दर्ज हो गई भाई इतिहास में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। भारत अभी भी नहीं मिला, ठीक है, भारत के लिए रास्ता ढूंढने गए थे, अभी तक नहीं मिला। अब दूसरा शुरू होता है वास्को डी गामा, ये था कोलंबस। अमेरिका की खोज, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1492 की हम बात कर रहे हैं, 1492। इसके बाद एक और व्यक्ति के मन में आता है चलो भाई भारत को खोजने निकलते हैं, इंपॉर्टेंट है, खोजना तो है ही। यहाँ के व्यापारी बड़े परेशान हो रहे थे, वो भी खुद व्यापारी था, है ना, मुनाफा नहीं हो रहा था, भारत को तो ढूंढना बड़ा ज़रूरी था। तो अब वास्को डी गामा पुर्तगाल का भाई निकला अपनी नाव लेके। अब इसने क्या दिमाग लगाया कि मैं समुद्र में ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं क्या करूँगा ना, समुद्र में नहीं, मैं किनारे किनारे जाऊँगा, ज़मीन के साथ साथ चलूँगा ऐसे। तो भैया वो ज़मीन के साथ साथ चलता गया, ये चलता गया भैया, यहाँ पे मिला, यहाँ पे एक जगह जाके वो रुका, केप ऑफ गुड होप्स के नाम से जानी जाती है, साउथ अफ्रीका एक जगह है, साउथ अफ्रीका एक देश है, केप ऑफ गुड होप्स के नाम से जाना जाता है, ये वाली जगह। यहाँ जाके वो रुका, ठीक है, ठहरा, यहाँ जाकर उसने थोड़ी सी अपने लंगर उंगर डाले, जहाज वहाज को अपना ठहराया थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे, अब देखो इतना तो पता ही था, भारत के लोग कह रहे हैं भैया चलो तुम्हारी तरफ ना जाके अब हम तो इधर की तरफ जाने लगेंगे, हमें तो व्यापार करना ही है, तुम्हारी अपनी हेडेक है, तुम आओ हमारे यहाँ व्यापार करने, अब तुम यहाँ तक नहीं जाने दे रहे। तो भारत के लोग तो भैया इधर की तरफ इन लोगों पर व्यापार करने लगे। तो ये भारत का ही कोई एक नाविक था, वो इधर की तरफ व्यापार कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो उसे वो मिल गया भारतीय नाविक, बस उसके साथ ही हो लिया, अब उसे कोई दिक्कत नहीं थी, उसके साथ हो लिया भैया। तो एक रास्ता तो यहाँ से यहाँ तक का, और एक रास्ता ये मेडागास्कर है, एक रास्ता यहाँ से यहाँ तक का, ये मिल गया वास्को डी गामा को। और मिल गया कहाँ पहुँच गया, ये कालीकट पहुँच गया भैया, ठीक है। जब ये कालीकट पहुँचा वास्को डी गामा, 1498 की बात है भैया, वास्को डी गामा मिल गया, पहुँच गया, वास्को डी गामा पहुँच गया कालीकट, ठीक है। मुस्लिम शासक थे यहाँ पे भी, मुस्लिम लोग थे, और इनको अच्छा इतना लगा नहीं भाई ये ऐसा कौन सा कहाँ का लोग है, तो इतना इस्तकबाल नहीं किया, उसका स्वागत नहीं किया, ठीक है। उसे भी इतना ज़्यादा कोई बुरा नहीं लगा, वही भाई कोई मेहमान थोड़ी आया था, वो तो व्यापार करने के लिए आया था। उसने कहा भाई साहब हम व्यापार करने के लिए आए हैं, अपना अपना ये सामान इतने में हमें भेज दो, जितने का भी। अब देखो इनके पास तो बहुत ही मसाले इंपॉर्टेंट थे भाई, ये मसाले, है ना, मसालों से क्या ना स्वाद बनता है, और खाने में जब तक स्वाद नहीं आए ना
तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, ये पहले अगर देखो मसाले के बिना एक बार इमेजिन करके देखो, नमक मिर्च के बिना इमेजिन करके देखो, खाना अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, है ना। और फिर तुम्हें नमक मिर्च दे दिया जाए तो फिर तो तुम उसी के साथ खाना खाओगे। यही चीज़ें होती है भैया, ये मसाले का ज़्यादा व्यापार किया। अब मसाले तो यहाँ पे बहुत होते ही हैं, है ना, तो इतने ज़्यादा महंगे नहीं दिए उसको, सस्ते ही दिए, लेकिन इसने यहाँ जाके बड़े महंगे बेचे, तो इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जब इसको बहुत फ़ायदा हुआ तो बाकी के लोगों ने सोचा भाई अब हम भी यही काम करेंगे, इसके साथ साथ चलेंगे। अब देखो ये हुआ था, इस तरह से यूरोपियन जो है भारत आना शुरू हो गए थे, ये मंशा थी उनकी। ठीक है, उनके दिमाग में ये बातें चल रही थी कि भारत में हम जो जा रहे हैं वो क्या करने के लिए जा रहे हैं, व्यापार करने के लिए, खूब रुपया कमाने के लिए। जैसे यहाँ के लोग, मुस्लिम लोग सऊदी अरब चले जाते हैं, वहाँ पड़े रहते हैं कई कई साल तक, दूसरे देश चले जाते हैं, ठीक है, कमाने के लिए तो जाते हैं। ऐसे ये लोग भी आने जाने लगे, ठीक है, व्यापार करने के लिए। अब इन भारत में जो है यूरोपियों का आगमन शुरू हो गया। पुर्तगाली आए 1498 में, फिर डच वालों को पता लगा कि भाई हम भी चल रहे हैं, इनके साथ व्यापार करेंगे खूब। फिर अंग्रेज़ों को भी पता लगा, ठीक है। अब अंग्रेज़ों को जब पता लगा, अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों को ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा भारतीय इतिहास में है। उन्होंने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया भारत को। पहले जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, ठीक है, अब वो प्लास्टिक की भी नहीं बची है ना। तो ये इसलिए हम अंग्रेज़ों को पढ़ेंगे, उनका इफेक्ट भारत में बहुत ज़्यादा है। ये बात इतनी समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, बाकी इसके अलावा भारत की खोज नहीं। भारत तो बहुत पहले से था, ऑलरेडी था। क्लियर होगी भैया इतनी बात? ठीक है, पहुंचा कहाँ है वो? कालीकट में 1498 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भैया पुर्तगाली ऐसे पूछेंगे, सबसे पहला कौन भारत आया था? तो पुर्तगाली भारत आया था। पुर्तगाली का नाम क्या था? वास्को डी गामा था। कौन से साल में आया था? 1498 में आया था। समूह के पेपर में पूछ लिए जाते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये बात देख लेना, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, प्रीवियस ईयर के पेपर में उठा के देखना, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो इसलिए ये आना शुरू हुए भाई भारत में। अब भारत में जब ये आना शुरू हुए, इफेक्ट पड़ा सबसे ज़्यादा किसका? अंग्रेजों का। तो अब अंग्रेजों को हम डिटेल से पढ़ना शुरू कर देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी शुरुआत हो जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, आगे शुरू करते हैं। अब इतनी बात समझ आ गई, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो इसको, ठीक है। ये कोलंबस इधर की तरफ पहुंच गया, वास्को डी गामा फिर इसके रास्ते होता होता कालीकट पहुंच गया। भाई भारत की खोज नहीं करी उसने, समुद्री मार्ग की खोज की। उम्मीद करता हूँ इतनी बात बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। भूलना मत भैया, एक बार नक्शे को देख लेना बस, ठीक है। ये वर्ल्ड का मैप था, ठीक है, वर्ल्ड का नक्शा था। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो अंग्रेजों के बारे में हम जल्दी से एक बात पढ़ लेते हैं। मैं एकदम से लिस्ट बनाऊंगा, किस तरह से हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे इस बात को देख लेते हैं, ठीक है। देख लो जरा, देखो भैया आगे स्टार्ट कर लेते हैं बाकी की चीज़ें। अब देखो अंग्रेज भारत आए, हमारा इंपॉर्टेंट बात ये थी अंग्रेजों का भारत आना, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है, इसको चाहो तो आप एक बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो, ठीक है। कॉपी को लंबा करके उस पर आप नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब सुनो जरा ध्यान से, हर एक चीज़ अपने आप में एक क्वेश्चन है, जितने भी हैं सारे अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी हमने चीज़ें लिखी हैं सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब सुनो, 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए, ठीक है। अंग्रेजों के भारत आने का टाइम 1600 ईस्वी था, ठीक है। अंग्रेजों को पहले भारत आने के लिए, अंग्रेज नहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज नहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात चल रही है, उनको भारत आना था, ठीक है। उनको भारत आने के लिए पहले वहाँ की महारानी से अनुमति लेनी जरूरी थी, उसके बाद ही फिर वो भारत आ सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो ब्रिटेन की महारानी ने उनको अनुमति दी, जिसको चार्टर बोलते हैं। चार्टर का मतलब होता है आदेश देना, अनुमति देना। चार्टर लिया उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और ब्रिटेन की महारानी ने उनको आदेश दिया कि ठीक है भाई तुम जा सकते हो भारत, लेकिन भारत जाके तुम्हें केवल क्या करना है, वहाँ पे व्यापार करना है, ठीक है। वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके मुनाफा कमाना है और भारत अपना इंग्लैंड लेकर आना वापस, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। अब देखो ठीक है, इन्होंने बात सुनी, महारानी से चार्टर लिया, व्यापार करने की अनुमति ली। व्यापार भी ज़्यादातर वो कपास का करते थे, भारत में कपास होती थी, रेशम और मसाले का इम्पोर्टेंट था उनका जो व्यापार था, मसाले इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो इनका व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में भारत अंग्रेज आ गए, अंग्रेज मतलब भारत आ गए। और फिर क्या हुआ उसके बाद, जब वो आते रहे भैया लगभग 150 साल तक, लगभग 150 साल तक, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग 150 साल तक,
ठीक है, लगभग 150 साल तक, 1600 से 150 लगाओ तो 1750 हो जाते, 1750 साल तक लगभग कह रहा हूँ मैं, उन्होंने व्यापार की कोशिश की, व्यापार करने की कोशिश की, मतलब व्यापार करते रहे। अब जब 150 साल तक कोई व्यक्ति यहाँ रहता है तो वहाँ रहने की उनकी सारी चीज़ें जान जाता है कि ये लोग यहाँ के रहने वाले वो किस तरह के हैं, कैसे लोग हैं, उनको क्या चाहिए होता है। अंग्रेजों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यहाँ के राजा तो ये आपस में लड़ रहे हैं, क्यों ना हम एक काम करें, जो लोग इनको अपना टैक्स देते हैं, इनको हरा के हम एक काम ऐसा कर लेते हैं कि इनका टैक्स भी हम ही ले लेते हैं, और ज़्यादा मुनाफा होगा और ज़्यादा कलेक्शन होगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि भैया कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब लड़ाइयाँ उड़ाइयाँ कुछ नहीं पूछी जा रही है, ये एक थ्योरी है बस जो तुमको बताई जा रही है। ठीक है, बस एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो ये है, 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आ गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महारानी से चार्टर प्राप्त किया और व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई। ठीक है, उसके बाद लगभग 150 साल बाद लगभग 1757 में उन्होंने पहला युद्ध लड़ लिया जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अंग्रेजों का ये पहला युद्ध था भारत में। अब यहाँ से अंग्रेजों की राज करने की नीति उनके दिमाग में आ जाती है कि अब भारत में राज किया जाए। अभी तक तो केवल व्यापार करते थे, उन्हें पैसों से मतलब था, रुपए कमाए अपना देश विदेश भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं थी। अब उनके दिमाग में बात आ गई कि भैया अब राज किया जाए। 1757 का युद्ध लड़ा उन्होंने एक दिमाग लगाया, ये राजा तो आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, उनमें से एक को अपनी तरफ किया कि ठीक है इस जगह का तुम्हें मैं राजा बना दूंगा, तुम इसको हराने में मेरी मदद करो। ठीक, ये वाला व्यक्ति था मीर जाफर जिसने ये बात मान ली कि ठीक है मुझे तुम यहाँ का राजा बनाओगे। संधि हो गई दोनों में, युद्ध हुआ सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों का। अंग्रेज मतलब रॉबर्ट क्लाइव। एक कहानी और ये भी है कि ये जो सिराजुद्दौला था ये इसने ब्लैक होल वाली एक घटना हुई थी, बहुत सारे अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था जिनसे उनकी बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, है ना। ये बात, ये पहले जो रॉबर्ट क्लाइव था ये पहले मद्रास की प्रेसिडेंसी संभालता था, फिर इसको संभालने के लिए बंगाल भेजा गया। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बना दूँ भारत का नक्शा, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें भारत की, ठीक है, तो ये मद्रास वाली प्रेसिडेंसी थी, मतलब मद्रास वाली जगह थी, यहाँ पे व्यापार करते थे, ये बंगाल वाला एरिया था पूरा। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये घटना हुई, ये सिराजुद्दौला यहाँ का था, जब अंग्रेजों ने ज़्यादा यहाँ पे बदतमीजी की तो इन्होंने सिराजुद्दौला ने उनको क्या कर दिया, एक काल कोठरी में ठूस दिया। जब ये बात यहाँ पता, इनमें से एक व्यक्ति बच गया जिनको ठूसा था और वो निकल के यहाँ पहुँच गया। ऐसे ऐसे सारी घटना बता दी। अब अंग्रेज यहाँ से फिर जाते हैं इनसे युद्ध लड़ने के लिए। उनका मकसद अब यही हो जाता है कि अब इस व्यक्ति को हराना है। अब उसने देखा कि ये जो व्यक्ति है ये वाला, ये इसके खिलाफ है, तो इन्होंने अपने साथ इसको मिलाया। रॉबर्ट क्लाइव को इस काम के लिए भेजा गया, अंग्रेजों ने भेजा। ठीक है, फिर युद्ध होता भैया प्लासी का युद्ध हो गया भाई अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। तो ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही बनेगा, सबसे पहला युद्ध अंग्रेजों ने किस के साथ लड़ा, किसके साथ लड़ा, मतलब पहला युद्ध। तो 1757 का युद्ध प्लासी का युद्ध था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा। अंग्रेज मतलब रॉबर्ट क्लाइव था। क्लियर होगी इतनी बात। और इसमें दगाबाजी किसने की, गद्दारी किसने की, मीर जाफर ने इसमें गद्दारी की थी। क्लियर हो गया। अब जब इसको हरा दिया सिराजुद्दौला को तो बंगाल आ गया इनके कब्जे में और मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया गया, अंडर में, अपने अंडर में, क्योंकि हो सकता है कि आगे फिर ये भी कर दे, है ना। तो अंग्रेजों ने इसको अपने अंडर में नवाब बना दिया। ठीक है, हो गई इतनी बात। उसके बाद अंग्रेजों की इसकी ज़्यादा इतनी पटी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते 1764 में फिर दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 में प्लासी का युद्ध, लगभग 150 साल बाद, या ऐसे कह सकते हो 1857 की क्रांति तो याद है, उसके 100 साल पीछे चले जाओ। 1857 तो सबको याद है, उसके 100 साल पीछे। तो 1757 में पहला युद्ध प्लासी का, उसमें ही फिर 1757 जब हो गया तो इसी में 7 और जोड़ दो, 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया। बड़ा ही आसान है, याद करने में आसानी हो जाएगी, भूलेंगे नहीं। अब प्लासी का युद्ध 1757 और 1764 बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के बीच में और मीर कासिम के बीच में ये बात हुई, ये युद्ध हुआ। अंग्रेज यहाँ पे भी विजयी हो गए। जब दो जगह से विजयी हो गए, 2 बार युद्ध लड़ा, तो अंग्रेजों के दिमाग में और आई बात कि अब तो भैया हमें सबको हराना। फिर उन्होंने बहुत सारी नीतियाँ, राज्य हड़प नीति और बहुत सारी नीतियाँ, फिर उन्होंने डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, ये बहुत सारी नीतियाँ अपना के फिर भारत को पूरा अपने कब्जे में कर लिया। जब भारत के लोग बहुत ज़्यादा इनसे परेशान हो गए तो उन्होंने फिर क्रांति की, और 1857 की क्रांति याद है, आज के इतिहास में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने इसको क्रांति की संज्ञा दी थी, विद्रोह की संज्ञा दी थी। विद्रोह कहते हैं, विद्रोह नहीं लिखेंगे हम भारतीय हैं, हम इसको क्या लिखेंगे, हम क्रांति लिखेंगे। हमारी ये क्रांति थी। विद्रोह का मतलब होता है गवर्नमेंट के विरुद्ध
जैसे गवर्नमेंट चल रही है उसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता तो वो विद्रोह होता है। विद्रोह नहीं हुआ, हमारी क्रांति थी। हम अंग्रेजों की तरफ से नहीं, अंग्रेजों ने उसको विद्रोह बोला, हम उसको क्रांति बोलेंगे क्योंकि वो हमारी क्रांति थी, हमें आज़ादी चाहिए थी। 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्या कारण रहे, उसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति बिल्कुल अलग से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भैया ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी के एग्जाम में कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, कानपुर से किसने किया था, ठीक है। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब 1857 की क्रांति में आ जाते हैं। क्लियर हो गया इतना, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। अब भैया जब भारतीयों पर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था तो फिर भारतीयों के दिमाग में एक बात आई, भैया एक काम करते, अकेले अकेले रहने से तो अच्छा है। ये 1857 की क्रांति फेल इसीलिए हुई थी क्योंकि सबको पता नहीं लगा था कि हम क्रांति करने वाले। कोई कोई बस जहाँ जहाँ पता लगा वहीं हो गया, बाकियों को पता ही नहीं लगा कि भाई ऐसी क्रांति थी। तो हमने क्या सोचा इस बारी ऐसा करने से पहले कि अब एक संगठन बनाते हैं, वो संगठन सब काम करेगा, सबकी सुनेगा, सबकी बात रखेगा, अंग्रेजों से भी बात करेगा। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, INC इसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और वो की किसने थी, A.O. ह्यूम ने, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक यानी कि पिता या संस्थापक किसको कहा जाता है, A.O. ह्यूम को। एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, 1885 में। क्लियर हो गया इतना। ये क्वेश्चन बताऊं अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन तब भी एक बार पूछा गया एग्जाम में। एक एग्जाम होता है एप्टीट्यूड का, कोई भी कंपनी जब ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है तो एप्टीट्यूड का भी एक एग्जाम होता है और एक एग्जाम टेक्निकल का होता है। तभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्लियर हो गई इतनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संगठन बना था और वो 1885 में A.O. ह्यूम ने, यानी कि जो इसका जनक कहा जाता है, जो इसका पिता कहा जाता है, उसने इसकी स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे इसका कुछ और लॉजिक था। कहने के लिए तो एक सिविल सर्वेंट था, ये एक IAS ऑफिसर था, सिविल सर्वेंट था, ठीक है। अब ये था कि अंग्रेजों ने, अब ये भी कहते हैं कुछ इतिहासकार कि अंग्रेजों ने इसको इसलिए कहा था कि भाई तुम भारतीयों की मंशा जानो, इनके मन में क्या है, इनके प्रति अच्छा बन के, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये एक अच्छा व्यक्ति था। भैया अंग्रेज अच्छे व्यक्ति नहीं थे, पहली बात तो ये सुन लो। उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता था, लालच वाला, ठीक है। तो अब एक बात और सुन लो, कुछ लोग कहते थे कि ये एक अच्छा व्यक्ति था, इसने कहा कि भाई तुम्हारी ऐसे तो कोई सुनेगा नहीं, एक संगठन बना लो। कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा अंग्रेजों ने इनसे कहा था करने के लिए कि भारतीयों की मंशा जानो, कहीं ऐसा ना हो फिर से 1857 का विद्रोह जैसे हुआ था, कुछ और विद्रोह इस तरह का ये लोग कर रहे हो, है ना। तो ये दो तरह के इस तरह के प्रोपेगेंडा चलते हैं। लेकिन हमें काम की बात इतनी करनी है कि A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 में, और इसी को ही जनक कहा जाता है, इसी को ही पिता कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इतनी बात समझ आ गई है। अब जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस टाइम गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति के बाद वायसराय होने लगा था, लेकिन हम इसको गवर्नर जनरल क्यों बोल रहे हैं, एक बात और सुन लो। गवर्नर जनरल, देखो कुछ स्टेट भारतीय प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम भी, और कुछ ऐसे थे जो, देखो प्रिंसली स्टेट जहाँ पे भारतीय राजाओं का शासन चल रहा था लेकिन वो अंग्रेजों के अंडर में चल रहा था, कुछ ऐसे थे जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन चल रहा था। तो ऐसे जगह के लिए गवर्नर जनरल होता था जहाँ अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन होता था, और ऐसी जगह जहाँ पे भारतीय राजाओं का शासन चलता था तो वहाँ पे वायसराय बोला गया उसको, ठीक है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहने जाने लगा, ठीक है। तो 1885 तो फिर वायसराय कहना चाहिए, है ना। गवर्नर जनरल होता है अंग्रेजों की सत्ता वाली जगह पे, बाकी भारतीयों की सत्ता वाली जगह पे वो वायसराय था, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम वायसराय भारत का कौन था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम करेंगे। बड़े आसान से सवाल है, बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक पढ़ोगे, इसको रिवीजन करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब देखो जरा, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन बन गया। अब अधिवेशन शुरू हो जाते हैं। जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो अधिवेशन होंगे, मतलब मीटिंग होगी, मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग के लिए भैया अध्यक्ष चाहिए होता, हर एक मीटिंग के लिए अध्यक्ष चाहिए होता। अब सुनो जरा, पहला मीटिंग हुई 1885 में, सन 1885 में जब वो बनी, और हुई कहाँ थी, मुंबई में। होनी तो वो पुणे में थी लेकिन वहाँ पे कुछ रोग चल गया था तो इसलिए बम्बई में वो शिफ्ट कर दी थी। तो 1885 के बाद वो बम्बई में हुआ उसका अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता की WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहला
अधिवेशन था, सबसे पहला अध्यक्ष था किसने की थी, WC बनर्जी ने, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ थी, बम्बई में। दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा 1886, इसके एक साल के बाद, और वो हुई थी कलकत्ता में, और वो की थी नौरोजी ने। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नौरोजी को बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है द ग्रेट ओल्ड मैन, यानी कि वयोवृद्ध व्यक्ति की संज्ञा किसको दी गई है, दादा भाई नौरोजी को, इसलिए ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता नौरोजी ने की थी, 1886 में कलकत्ता में हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी उसने। उसके बाद 1887 में यानी कि तीसरा अधिवेशन होता है, और वो होता है मद्रास में। ये है मद्रास। मद्रास कहाँ था, ये नीचे की तरफ मैंने तुम्हें बताया था, इधर की तरफ भी मद्रास था। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्षता, और ये किसने की थी, ये अध्यक्षता की थी तैयब जी ने। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चारों को क्यों पढ़ रहे हैं मैं बता देता हूँ, चारों अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। बाकी इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे अधिवेशन हम पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम अलग लेक्चर में। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से। इसलिए क्योंकि तैयब जी मुस्लिम थे, पहले मुस्लिम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट मुस्लिम, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट अंग्रेज। ठीक है, पहले मुस्लिम थे तैयब जी, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हमारे पास चौथा है 1888 में, और इसका अधिवेशन हुआ कहाँ था, इलाहाबाद में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता की थी यूले ने। ये यूले लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहला अंग्रेज था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। अंग्रेज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं, अब ये बात देख लो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पहला ब्रिटिश जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, पहला अंग्रेज या पहला विदेशी, तो वो यूले हो जाता है। और वो कहाँ अधिवेशन हुआ था, वो इलाहाबाद में हुआ था। पहले मुस्लिम तैयब जी, और वो अधिवेशन मद्रास में। पहले सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, और उन्होंने अध्यक्षता की थी, आंसर हो जाता है कलकत्ता में। और 1886 में, 1885 बम्बई में अधिवेशन सबसे पहला यही हुआ था, और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे। तो इंपॉर्टेंट बात 1870 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात, स्थापना 85 में, 1885 में। और किसने की थी, A.O. ह्यूम ने, फादर इसको ही बोला जाता है। लॉर्ड डफरिन उस टाइम गवर्नर जनरल था। और उसके बाद अधिवेशन, ये जो सारे के इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई इतनी बात, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक एक अब देखो, इसको रिवाइज करने में मुझे नहीं लगता कि आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, ये देखो सब कुछ एकदम दिमाग में आ जाएगा। 1600 ईस्वी में भारत अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी से चार्टर प्राप्त किया, व्यापार करने के लिए आए, और कपास, रेशम का और आदि का व्यापार किया। उसके बाद फिर उन्होंने युद्ध लड़ लिया। 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। 64 में बक्सर का युद्ध लड़ लिया मीर कासिम के साथ। फिर उसके बाद विद्रोह हो गया 1857 का, वो हम अलग से पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद तुम देख ही रहे हो उधर को, सारी चीज़ें बड़ी ही आसान है। ये है मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से हम पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम NCERT की तरह, जैसे NCERT में बेस्ड है। ठीक है, सारी चीज़ें वही हम पढ़ेंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया हर चीज़ का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नहीं आई होंगी तो देख लेना जरा इसको, वीडियो को एक बार। ये स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद चाहो तो आप इसके अपने नोट्स बना सकते हो। क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है कल से सुबह 7:30 बजे से। हम मैथ्स की क्लास शुरू करेंगे, उसके बाद GS की क्लास हमारी 10 बजे से होगी, और उसके बाद SSC स्टेनो का बैच हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस बैच, वो 11 बजे से। जितनी जल्दी हो सके अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करना, और जितनी जल्दी हो सके कोचिंग पे आना, अटेंड करना और फ़ायदा उठाना इन सारी चीज़ों का। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ आई होंगी। नहीं आई होंगी तो वीडियो को एक बार और देखना, सब कुछ लिखा हुआ है, स्पीड बढ़ा के देख लेना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और बताना कमेंट करके कि क्या चीज़ इसमें और इम्प्रूव की जा सकती है। आप अगर जब तक नहीं बताओगे तब तक हमें कुछ नहीं पता लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और सीखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।